नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर के प्रस्तुत आ चुका हूँ आपके सामने। मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे और हमने अकबर का जो था मेवाड़ पर आक्रमण उसे पढ़ लिया था। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर पहुँच चुके हैं, जो कि मेवाड़ के इतिहास का ये मान लीजिए कि सबसे एक कहते हैं जैसे रीड होती है किसी भी चीज़ की, तो कुछ इसी तरह का जो रीड वाला पार्ट है अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि जो हमने पहले पढ़ा ऐसा नहीं है कि वो कम इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, परंतु जब इतिहास की बात होती है और मेवाड़ की विशेषता बात होती है तो हल्दी घाटी का युद्ध कोई भी ना पढ़े ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो कभी ना कभी उसके दिमाग में एक चीज़ तो रहती है कि अगर इतना स्वर्णिम इतिहास है आपके राज्य का और उस राज्य के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था जो कि बहुत ही मतलब एक मान लीजिए 4:1 के अंदर सैनिकों के द्वारा लड़ा गया। एक जो अनुपात था वो यहाँ पर मेवाड़ का था और 4 जो था वो अकबर की सेना थी। तो जब ऐसे आनुपातिक स्तर में भी वो एक अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसे जीता भी नहीं गया और जिसे कोई हारा भी नहीं। कुछ इसी तरह के मिले जुले जो फैक्ट्स हैं वो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आइए चलते हैं और हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप को, एक ऐसे शासक जो कि बहुत ही नाम कमाया है जिन्होंने और जिनका इम्पोर्टेंस सिर्फ आप ये देखिए राजस्थान हिस्ट्री में नहीं है, इनके बारे में जब आप आईएएस के लिए भी क्लास पढ़ेंगे तो उन क्लास पर भी महाराणा प्रताप की एक विशेषतः टॉपिक रखा जाता है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस कई बार आईएएस के एग्जाम में आए हैं और आईएएस ही नहीं किसी भी आप सेंटर के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आप अपना कॉपी और पेन रखिएगा साथ में और नोट्स अपने बनाते हुए चलिएगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक इनका जो था राज्य का काल रहा। इनके बारे में जहाँ तक हमें ज्ञान है, जन्म इनका हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है और कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल में जूनी कचेरी जो कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। तो कुंभलगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ और कुंभलगढ़ में भी कौन सी जगह, बादल महल के अंदर, और जूनी कचेरी नामक स्थल है और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम कीका है। अब कीका किसे कहते थे? छोटे बच्चे को बचपन में कीका ही कहा जाता है, मेवाड़ के अंदर आज भी कहते हैं। तो कीका के नाम से ये प्रसिद्ध थे बचपन में। तो बचपन का नाम महाराणा प्रताप का हो गया कीका। राज्याभिषेक इनका हुआ 28 फरवरी 1572 गोगुंदा के अंदर। महादेव बावड़ी, कमर पर शाही तलवार बांधी कृष्णदास चुंडावत ने। देखिए पूरी लाइन मैंने एक साथ पढ़ दी, इसको थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ते हैं। राज्याभिषेक इनका हुआ था, तिथि की बात आती है तो 28 फरवरी 1572 को हुआ था। हुआ कहां पर था? तो गोगुंदा के अंदर इनका। और महादेव बावड़ी एक करके जगह है, वहां पर क्या हुआ? कमर पर शाही तलवार बांधी गई, किसके द्वारा? कृष्णदास चूडावत। तो चूडावत के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि मोकल के जो भाई थे बड़े उनके पिता लाखा जो थे, लाखा के लिए क्या आया था आपको पता ही है, एक रिश्ता आया था, ठीक है, हंसा देवी का, और उनसे जो पुत्र प्राप्ति हुई मोकल, वो बना राजा। और मोकल की वजह से ही वहाँ पर एक जो भीष्म पितामह हुए मेवाड़ के, चूड़ावत जो थे, चूड़ा जो थे, उन्हीं की शाखा से हर बार ऐसे कहा था कि जो भी राजा बनेगा उनको राज तिलक कौन करेंगे? चूड़ा के जो वंशज होंगे वो करेंगे, और इनके जो पट्टे वगैरह होंगे उनके ऊपर भी सील किसकी होगी? चूड़ा राजपूतों की होगी। तो इसी क्रम के अंदर कृष्णदास जो चूड़ावत थे, उन्हीं के वंशज, उन्होंने इनको कमर पर शाही तलवार बांधी और तब जाकर के इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक होता है। आगे बात करें तो घोड़ा जो था इनका वो चेतक था, बहुत ही प्रसिद्ध है। आप ये मान के चलिए कि कोई डायरेक्ट अगर और कुछ पूछे ना पूछे महाराणा प्रताप के बारे में, सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि उनके घोड़े का नाम क्या था, इतना विशेष है ये, ठीक है। तो चेतक इनके घोड़े का नाम था। और हाथी जो कि बहुत ही फेमस है, राम प्रसाद, ये ऐसा हाथी था और इतना मतलब ये चाहे आप दमखम मान लीजिए चाहे दिखने में मान लीजिए, इतना अट्रैक्टिव था, इतना हिम्मत वाला था, इतना ताकतवर था ये कि अकबर ने, ऐसा भी कहा जाता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध आगे हम आगे पढ़ेंगे, उस युद्ध का एक कारण राम प्रसाद स्वयं बन जाता है। अकबर चाहता था कि मुझे राम प्रसाद मिल जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने देने से मना कर दिया। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से वह युद्ध घटित होता है। तो हमने मुख्य मुख्य जो बातें पढ़ी, हमने 1540 9 मई 1540 को इनको राज्याभिषेक पढ़ा, राज्याभिषेक नहीं, जन्म पढ़ा। कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल में इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। बचपन का नाम प्रत्येक बच्चे को वहां पर क्या बोलते हैं? कीका। तो इनका भी नाम कीका ही था और शायद इन्हीं के नाम पर बच्चों को कीका कहा जाता है मेवाड़ में। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था, ठीक है, गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी, और कमर पर शाही तलवार बांधी गई कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा। घोड़ा इनका चेतक और हाथी राम प्रसाद। आगे चलते हैं। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में आयोजित किया गया था तथा इस समारोह में मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने भी भाग लिया था। देखिए राव चंद्रसेन जो है मारवाड़ के, ये बहुत ही
फेमस है, इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, ठीक है, इतिहास के पन्नों में, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और महाराणा प्रताप जो है ना, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो जो राज्याभिषेक समारोह हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, उसमें राव चंद्रसेन के द्वारा भी भाग लिया गया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होने से नाराज होकर के उनके भाई जगमाल, उनका एक भाई था जगमाल, ये हुआ क्या था, महाराणा प्रताप के जो पिता थे उन्होंने पूर्व में क्या किया, उनकी एक पत्नी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कई बार बड़े भाई का हक होता था कि जो राजगद्दी पर बैठेगा, परंतु जो पिता होते थे वो कई बार किसी एक अन्य रानी, किसी भी अपने जो प्रिय रानी होती थी उनके प्रभाव में आकर के कभी कभार अपने छोटे पुत्र को भी राजा बना घोषित कर दिया करते थे। अब घोषणा कर दी गई जगमाल के नाम की, परंतु जो सामंत थे, जो सरदार थे, वो सभी ये चाहते थे कि महाराणा प्रताप चूंकि सुयोग्य हैं और हक भी उनका बनता है, और साथ में जो कृष्णदास चूड़ावत है, क्योंकि चूड़ावतों के द्वारा ही उनका क्या होना था, राज्याभिषेक होना था, तो जो चूड़ावत शाखा थी उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम तो ये मानते हैं कि राजा तो बनना चाहिए महाराणा प्रताप को ही, ठीक है, क्यों बनना चाहिए, क्योंकि वे ही बड़े हैं और वे ही हकदार हैं, और हकदार को ही हम क्या करेंगे, हम तलवार बंधाई करेंगे इन्हीं के सर पे। तो ये सब चीजें, ये सारे जो पहलू थे उनको देखते हुए महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया, जबकि बनाया किसके द्वारा, राजा के द्वारा किसे घोषित किया गया था, जगमाल को, मृत्यु पर, परंतु मृत्यु के उपरांत जगमाल को हटा करके राजा किसे बना दिया गया, महाराणा प्रताप को। और ये बहुत सारे लोगों की एक साथ मिली भगत थी, जो कि सही था, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, युक्ति संगत भी था। तो भाई जगमाल और एक भाई कौन से, शक्ति सिंह, नाराज होकर के अकबर के पास चले गए। अब आप देखिए हर बार क्या होता है कि आपका घर का ही कोई ना कोई भेदिया पहुंचता है, तब जाकर के कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है। सेम जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर भी पैदा हुई। अकबर के दरबार में ये दोनों भाई पहुंच जाते हैं इससे नाराज होकर के, और अकबर को मेवाड़ आक्रमण हेतु प्रेरित किया, ठीक है। तो इनको प्रेरित किया गया बार बार कह कह करके कि भाई आप जाओ और आक्रमण करो, ठीक है। अब एक बार ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहास में कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शक्ति सिंह था ना, ये शक्ति सिंह वहां रहता तो था, परंतु हुआ क्या कि अकबर ने बहुत सारे आक्रमण करके काफी सारी जो रियासतें थी उनको अपने अधीन कर लिया था, लेकिन अकबर मेवाड़ को नहीं कर पाया था। तो एक बार बातों ही बातों में ऐसे कह दिया कि यार सबको कर लिया, बस अब तो मजा तब आए जब हम मेवाड़ को कर लें। जैसे ही ये बात शक्ति सिंह ने सुनी, हालांकि ये नाराज था, परंतु फिर भी इसने इतना प्रयास नहीं किया था जितना जगमाल ने किया कि भाई आप जाकर के आक्रमण करो। तो शक्ति सिंह ने ये बात जाकर के, ऐसा कहा जाता है, किसी एक इतिहासकार के द्वारा ऐसा कहा गया है, इतिहास के पन्नों में ये बातें हैं कि शक्ति सिंह ने ये बात जब कानों में सुनी तो ये बात जाकर के महाराणा प्रताप को बताई और कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पर आक्रमण होगा अकबर का। और वही दिन था जब महाराणा प्रताप ने पूर्व में ही सारी की सारी जो तैयारियां थी युद्ध के लिए वो करना प्रारंभ कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 शिष्टमंडल। देखिए किसी भी राजा को, कोई भी राजा क्या चाहता था पहले कि युद्ध ना हो। युद्ध होने से क्या है कि ऐसा नहीं है कि अकबर को हमेशा युद्ध होगा तो फायदा होगा क्योंकि सेना बड़ी है, या फिर हमेशा महाराणा प्रताप जो थे उन्हें फायदा ही फायदा होगा क्योंकि सेना उनकी छोटी है, या उनके पास में राम प्रसाद हाथी है या चेतक घोड़ा है तो वो जीत ही जाएंगे, ऐसा कभी नहीं है। किसी भी युद्ध से पहले युद्ध की अवश्य संभावित जो हानियां थी उनको दरकिनार करने के लिए, उनसे बचने के लिए प्रत्येक राजा ये प्रयास किया करता था कि किसी भी तरह से युद्ध को टाला जाए। ऐसा का ऐसा अकबर ने भी किया और महाराणा प्रताप को 4 बार शिष्टमंडल भेजे। जमा भट्टो, जिसका एक कोड दिया हुआ है आपको, तो जलाल खां कोरची, जमा भट्टो है, आप याद कर सकते हैं इजी में, जमा भट्टो, ठीक है। ये 4 जो शिष्टमंडल थे वो इनके लिए भेजे गए, 1 2 3 4 क्रमशः 72 73 73 73 के अंदर। तो होता क्या है, उनको समझाने के लिए भेजा। और क्या समझाने के लिए कि भैया आप अधीनता स्वीकार कर लो अकबर की, अकबर महान राजा है, ठीक है, पूरे देश में उनका राज्य है, सभी राज्य जो है उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, अब सिर्फ एक मेवाड़ राज्य बचा हुआ है। यदि आप अधीनता स्वीकार कर लेते हो आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। परंतु शर्त क्या होती थी अधीनता की, कि प्रत्येक वह राजा जो अधीन हो जाएगा वो जाकर के अकबर के दरबार के अंदर क्या करेगा, हाजिरी देगा। ये बात कतई मंजूर नहीं थी महाराणा प्रताप को, क्योंकि मेवाड़ अपने आप में इतना समृद्ध जो था राज्य था और इसकी ख्याति कुछ इसी तरह से थी। कभी भी किसी ने इनकी, किसी की भी राजा की मेवाड़ के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं की गई। यहाँ पर केसरिया हुए, बार बार हुए, केसरिया करने में कभी हिचके नहीं है लोग। तो जिन्होंने इतनी बार केसरिया किया, इनकी महिलाओं ने जोहर किया हो, तो वे लोग कैसे एकदम से राजा जो है उनका राजा किसी दूसरे राज्य के अधीन जाकर के और वहाँ पर बैठेगा और सर झुकाएगा अपना, तो कतई मंजूर नहीं था महाराणा प्रताप को ये बात। इसीलिए जो चारों शिष्टमंडल भेजे गए 4 बार, ये चारों के चारों ही विफल हो जाते हैं एक्चुअल में। पहला आता है जलाल खां कोरची। अकबर ने महाराणा प्रताप के राजगद्दी पर बैठने के लगभग 6 महीने के बाद ही सितंबर 1572
में महाराणा प्रताप के सामने संधि प्रस्ताव रखने के लिए मीठा बोलने वाले जलाल खां कोरची को मेवाड़ भेजा। ठीक है, आप जमा से याद रखेंगे। तो यहाँ सिर्फ याद करने वाली बात इतनी है कि पहला जो शिष्टमंडल गया 1572 में गया सितंबर में, और जलाल खां कोरची थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा शिष्टमंडल जाएगा मां से मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जो थे वो अप्रैल 1573 ईस्वी में गए। अकबर के द्वारा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। मैंने आपको पहले ही बताया 73 में जाएंगे। इन दोनों की मुलाकात उदयपुर में उदय सागर पाल पर होना माना जाता है। देखिए इनके बारे में कुछ ऐसी बात प्रसिद्ध है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। हुआ क्या, यहाँ महाराणा प्रताप ने मान सिंह को उसकी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था की। ठीक है, होता ही है हर बार जब भी शिष्टमंडल आता है, जैसे आमने सामने बैठे हुए मान सिंह जी और ये महाराणा प्रताप, तो इन्होंने क्या है भोजन का आयोजन किया कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं, अकबर सम्मानित है, राजा तो है ही, तो हमें क्या है शिष्टता के तौर पे कोई भी राजदूत आता था तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। जैसे हमारे राष्ट्रपति कहीं जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, तो उनके लिए भी दूसरे देश में सारी व्यवस्थाएं, सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। जैसे अभी हमारे G20 सम्मेलन हुआ तो उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे हमारे हॉकी का विश्व कप चल रहा है अभी उड़ीसा के अंदर, तो हम उसके लिए भी तो सारे जो प्लेयर्स आए उनके रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि भाई आप स्पेन से आए हो तो स्पेन वाले सब अपनी अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे, ऐसा नहीं होता था। तो जो मेजबान होता है वही सबकी व्यवस्था करता है। हमारे घरों पे भी ऐसा ही होता है। तो इन्होंने खाने की व्यवस्था की, परंतु स्वयं प्रताप वहां पर उपस्थित नहीं हुए। प्रताप ने कहा कि वे अपने क्षत्रिय गुण पर कायम है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। जबकि आमेर के शासकों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित कर लिए हैं, स्वयं नहीं, संबंध है ये, संबंध स्थापित किए हैं। अतः मानसिंह नाराज होकर के लौट गया। देखिए हुआ क्या है इसमें, मैं एक बार बैठ लेता हूँ। होता यह है कुछ कि जो मान सिंह जी थे उन्होंने भोजन का आयोजन तो करवाया, और जो जयपुर के मान सिंह जी ने, महाराणा प्रताप ने भोजन का आयोजन करवाया, और जो जयपुर के मान सिंह थे जो कि अकबर के सेनापति, वन ऑफ द सेनापतिस थे, तो वो वहां पर उपस्थित हुए। जब भोजन का आयोजन हुआ तो भोजन उन्होंने उनके साथ में, हमेशा क्या होता है मेहमान और मेजबान दोनों आमने सामने बैठ करके साथ में भोजन लिया करते हैं। ठीक है, और मेजबान जो है बार बार ये पूछा करता है कि भाई मेहमान को खाना कम तो नहीं पड़ा है या किसी चीज़ की और ज़रूरत है तो हम और आपके लिए पहुंचवा दें। परंतु यहाँ पर जो भोजन का आयोजन हुआ था उसमें महाराणा प्रताप ने कुछ इस तरह का व्यवहार किया मान सिंह के साथ में कि मान सिंह को ये न्यायोचित नहीं लगा। हुआ ऐसा कि चूंकि मान सिंह से पूर्व में हरका बाई का विवाह अकबर से हो रखा था। ठीक है, अब चूंकि विवाह संबंध स्थापित हो चुके थे जयपुर घराने के अकबर के साथ में, और महाराणा प्रताप या मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ से अब तक किसी भी तुर्की या किसी मुगल जो शासक थे उनसे किसी भी तरह का वैवाहिक संबंध मेवाड़ ने स्थापित नहीं किया था। तो मेवाड़ वाले जो राजा थे वो हमेशा अपने आप को थोड़ा उच्च कोटि का समझते थे, और यही क्या समझते हैं मेवाड़ के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि सबसे लंबा जो शासन रहा है किसी एक राजवंश का तो वो मेवाड़ ही है। और सिर्फ देश में ही नहीं, ये विदेश में भी अगर आप बात करें, पूरी पृथ्वी के ऊपर हम बात करें तो शायद ही ऐसा कोई राजवंश होगा जिसने इतने सालों तक एक राज्य के ऊपर शासन किया हो। तो यहाँ पर होता क्या है कि महाराणा प्रताप ने इन्हें ऐसा कह दिया कि भाई हम अभी भी हमारे क्षत्रिय धर्म पर कायम है, और आपने चूंकि विवाह कर लिया तो आप हमारे लिए थोड़े से क्या होते हैं निम्न कुल के हो जाते हैं। ये बात मान सिंह को बुरी लग गई, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण बनता है कि मान सिंह जाकर के अकबर के सामने है ना ये कहते हैं कि भाई अब तो युद्ध होना ही चाहिए। और मान सिंह के द्वारा ये बात भी कही गई उस भोज के दौरान कि अगर आपको लगता है कि मैं उच्च कोटि का हूँ, आप स्वयं अपने आप को उच्च कुल के मानते हैं, उच्च राजपूत मानते हैं, और मुझे निम्न कोटि का बताते हैं, तो ठीक है, रण क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, हम युद्ध करेंगे तब आपको पता चलेगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने किसी से विवाह कर लिया है तो उससे छोटा हो गया, या आपने विवाह नहीं संबंध स्थापित किए तो आप बड़े हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह की कुछ वार्तालाप उस भोज के आयोजन के दौरान होती है। तो मान सिंह नाराज होकर के लौटेंगे क्योंकि उनके बारे में कुछ इस तरह की बातें कह दी गई। अब सितंबर 1573 ईस्वी में अकबर ने भगवंत दास को भेजा। ठीक है, भगवंत दास को भेजा मेवाड़ के अंदर, परंतु यह भी असफल रहे। देखिए सारे के सारे आपको असफल बताने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से दिए गए शिष्टमंडलों में से कौन सा सफल हुआ था, तो पहली बात तो सफल कोई नहीं हुआ था। आपसे पूछ ले क्रम बताइए, तो ज मा भ टो, ये आपको क्रम बता देना है। ठीक है, अब भ आ चुका है तो अब टो भी आएगा, टोडरमल। ठीक है, दिसंबर 1573 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को मेवाड़ भेजा, परंतु यह अंतिम शिष्टमंडल भी प्रताप से अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा। तो चारों के चारों क्या होंगे, असफल। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा कुछ बताने की बात नहीं, इसलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, शिष्टमंडल के समझाने के बावजूद बड़ा रहेगा, जब प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता भी बड़ा हो जाएगा कि, तो प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना बनाई गई। ठीक है, अब क्योंकि प्रताप ने मना कर दिया तो इन्होंने क्या योजना बनाई कि चलो
अब प्रताप, महाराणा प्रताप जो है, हम उन्हें युद्ध बंदी बनाएंगे, युद्ध करेंगे और इनको बंदी। अब अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। देखिए बहुत ही बढ़िया चीज की अकबर ने, चूंकि मान सिंह का यहाँ पर क्या हुआ था, मान सिंह की बेइज्जती हुई थी, इनका तिरस्कार किया गया भोज के दौरान, तो मान सिंह को ही सेनापति बना करके मुख्य सेनापति के रूप में अकबर ने अपनी सेना का अग्रभाग सौंपा। अब हुआ क्या, जून 1576 को गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576, ये देखिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर आप याद रखिएगा दोनों 18 जून कहीं कहीं आती है, और जो गोपीनाथ शर्मा है वो 21 जून 1576 बताते हैं इस युद्ध की तिथि। हल्दी घाटी का युद्ध हम पढ़ रहे हैं, एक ऐसा है जिसको रक्त रंजित इतिहास के कारण भी जाना जाता है। यहाँ पर काफी लोग मरे, ठीक है, और कुछ इस तरह से युद्ध लड़ा गया, काफी कम संख्या के अंदर होते हुए भी अकबर की सेना को दांतों तले चने चबाने पड़ गए। तो हल्दी घाटी का जो मैदान था वर्तमान राजसमंद के अंदर स्थित है और खमनोर व गोगुंदा के बीच की पहाड़ियों पर है। आपसे पूछा जा सकता है सवाल में कि जो हल्दी घाटी का मैदान है वो कहाँ पर है, तो एक तो राज्य अगर आपसे जिला पूछेगा तो राजसमंद आएगा, और खमनोर व गोगुंदा के बीच की पहाड़ियों पर स्थित है। फिर मोहनोत नैन्सी व श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ की सेना में 20,000 सैनिक थे व मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे, अर्थात मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था 1:4 था। यहाँ मेवाड़ की सेना थी और ये मुगल सेना थी, तो आप समझिए कि एक सैनिक के ऊपर 4 सैनिक उनके पास में थे। और ऐसा ही अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अनुपातिक स्तरों पर बताया है, परंतु हम एक सर्वमान्य जो तथ्य है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आगे चलेंगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में याद रखना है, राजसमंद जिला याद रखना है, 21 जून और 18 जून 1576 दोनों याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मान सिंह के द्वारा इस युद्ध की रणनीति अजमेर स्थित अकबर के किले में बनाई गई, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहते थे, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे तो देख लीजिएगा, मैगजीन दुर्ग के अंदर बनाई गई। तथा मान सिंह के साथ बदायूनी भी युद्ध के मैदान में आया था, जिसके द्वारा इस युद्ध को आंखों देखी वर्जन किया गया, वर्जन नहीं वर्णन किया गया इसका, ठीक है, वर्णन किया गया। किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा आंखों देखा वर्णन किया गया इस युद्ध का। किस युद्ध का, हल्दी घाटी के युद्ध का। मेवाड़ की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां सूरी के द्वारा किया गया। जो मेवाड़ की सेना थी उसका नेतृत्व जो था अग्रभाग का, हाकिम खां, हरावल भाग का मतलब होता था अग्रिम, अग्रभाग, ठीक है, अग्र, हरावल का मतलब अग्र, भाग का नेतृत्व जो था हाकिम खां सूरी के द्वारा किया गया था, ठीक है। हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, दोनों के बीच में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। हमारे जो महाराणा प्रताप थे उनके अग्रभाग का जो था नेतृत्व वो हकीम खां सूरी कर रहे थे। यहाँ बदायूनी आया था मान सिंह के साथ में युद्ध के अंदर, और इन्होंने ही पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया, ठीक है। आगे, हकीम खां सूरी के साथ हरावल दस्ते में कृष्णदास चूड़ावत थे तथा महाराणा प्रताप के साथ युद्ध के मैदान में सादड़ी का झाला बीदा, बीरानी बीदा है ये, झाला बीदा, ठीक है, और झालामान, ग्वालियर का रामशाह, देवगढ़ का रावत सांगा, भील नेता पूंजा, पुरोहित जगन्नाथ, चारण जैसा व कैशव, पुरोहित गोपीनाथ भामाशाह व उनके भाई ताराचंद तथा शंकरदास राठौड़। देखिए आप ही सोच रहे होंगे कि चारण क्यों आएंगे, ठीक है, पुरोहित क्यों आएंगे, तो ऐसा होता था कि चारण जो जाति है वो फाइटर क्लास जैसी ही है। इनका ये होता था कि पूरे टाइम पर ये उनका लेख लिखा करते थे, इनके बारे में इनकी प्रशस्तियां वगैरह लिखा करते थे चारण जो थे, परंतु युद्ध के मैदान में जब इनको जरूरत होती थी तो ये क्या करते थे, ये स्वयं तलवार लेकर के भी पहुंच जाया करते थे। तो इसलिए इनका जो था ना बिल्कुल जुड़ाव रहा है बिल्कुल राजपूत वंशों के साथ में। तो भामाशाह व उनके साथ भाई ताराचंद तथा शंकरदास राठौड़ आदि थे। इनको आपको नाम लिखने हैं, सिंपल से नाम के अलावा कुछ भी इनका काम नहीं है, याद आपको करने ही करने हैं। इनमें अगर मैं कुछ समझाऊं तो समझाने वाली बात यहाँ नहीं है, आगे जहाँ आएगी तो मैं आपको अच्छे से कहानियाँ और जो किस्से हैं वो बताता रहूँगा। तो ये कुछ भाग के व्यक्ति थे इनके साथ में जो थे अलग अलग जगह पर, ठीक है। मान सिंह की सेना के साथ इस युद्ध में सैयद हाशिम आसम खां, मेहराव खां, बहलोल खां, बदायूनी, सैयद राजू, मुजाहिद, बख्शी खां, जगन्नाथ कछवाहा व शक्ति सिंह थे, ठीक है। जगन्नाथ कछवाहा आएंगे, कछवाहा शासक जयपुर के थे, ठीक है। शक्ति सिंह भी आएंगे ही आएंगे। मान सिंह अपनी सेना अजमेर से लेकर के मांडलगढ़ पहुंचा। मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में वर्तमान में, ठीक है, भीलवाड़ा यहाँ पर पहुंचा है, तथा वहां से मोलेला होता हुआ, मोलेला में कुछ फेमस है आप देखिएगा, हल्दी घाटी मैदान पहुंच जाता है वहां से, ठीक है। मान सिंह अपनी सेना, अब ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कहाँ से सेना, क्योंकि कोई नहीं पूछता कि सेना किधर से आएगी। मेन मुद्दा क्या था, कहाँ पर आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। मेवाड़ की सेना लोह सिंह नामक स्थान पर थी, वह भी हल्दी घाटी मैदान में आ गई, ठीक है। यह आपको एक तरह से आंखों देखा वर्णन सुनाया जा रहा है, कुछ कुछ ऐसे मान लीजिए। युद्ध के मैदान में प्रथम प्रहार मेवाड़ की तरफ से हुआ, ठीक है। सबसे पहला प्रहार किसने किया, मेवाड़ की तरफ से, ठीक है। युद्ध का बिगुल बजा पूं करके, और उसके बाद में जो था ना
आक्रमण किया गया। यह आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना युद्ध के मैदान में बिखर गई, बिरबर नहीं गई, बिखर गई, ठीक है, इसको बिखरी कर लीजिएगा आप, बिखर गई। इसी दौरान महाराणा प्रताप मान सिंह के पास पहुंचकर अपने भले से प्रहार करते हैं। अब महाराणा प्रताप जो थे ना, मान सिंह के पास पहुंच गए, जिनका उन्होंने अपमान किया था, और अपने भले से प्रहार कर दिया उनके ऊपर, ठीक है। पहला प्रहार ही इतना तीव्र था कि जो तितर बितर हो गई पूरी की सेना, जबकि आपको पता है कि सैनिक किसके ज्यादा थे, अकबर की सेना के, ठीक है, फिर भी तितर बितर हो गए। आगे देखिए, परंतु मानसिंह अपने हाथी मर्दाना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने हाथी याद किया राम प्रसाद किसका, महाराणा प्रताप का, वैसे ही मानसिंह के हाथी के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है सवालों में। हाँ, सोच रहे हो क्या क्या पूछते हैं, लेकिन सच में ऐसा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मानसिंह जिस हाथी के ऊपर आसीन थे उसका नाम बताइए, तो उसका नाम था मर्दाना, ठीक है, के ओहदे में छुप गया। ओहदे का मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ओहदे जो था, ओहदे का मतलब, ठीक है, यानी देखिएगा आपको हाथी के ऊपर आपने देखा होगा लोहे का एक, जिसको पकड़ करके वो जो हाथी चलाने वाला होता है वो उसको पकड़ करके रखता है, चारों तरफ से वो कवर्ड रहता है, छोटी सी एक तरह की कुर्सी टाइप की, उसी को ओहदा बोलते हैं, उसी के अंदर छुप गया, ठीक है। परंतु इसी दौरान प्रताप का जो घोड़ा था ना चेतक, वह घायल हो गया। हुआ क्या भाई, इन्होंने वार किया तो उसने भी वार किया, वार करते टाइम नीचे चेतक जो था ना उसके ऊपर लग जाती है, ठीक है, तो घोड़ा जो है इनका वो घायल हो जाता है महाराणा प्रताप का। अतः बहलोल खां के नेतृत्व में प्रताप को घेरने का प्रयास किया गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हुआ तो इन्होंने कहा कि आप प्रयास करो भाई इसको घेर ले, परंतु प्रताप ने अपनी तलवार के वार से बहलोल खां को उसके घोड़े समेत 2 फाड़ कर दिया। आपको पता है, ये देखिए चित्र, आप मानेंगे यहाँ से 2 फाड़ कर दिया, क्या क्षमता रही होगी उस समय के राजाओं में। महाराणा प्रताप जिनका नाम लेते ही रोम रोम खड़ा हो जाता है, तो इस तरह के राजा थे वो। मतलब किस तरह के थे, इसी तरह के थे कि एक तलवार का वार एक आदमी को 2 फाड़ कर दे, और घोड़ा जो कि इतना मांस लिए हुए होता है, इतनी ताकत लिए होता है, जिसके नाम से गाड़ियों के पावर तक को दिखाया जाता है, उसके 2 फाड़ कर दे, कम बात है क्या, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप हमारे। तो उन्होंने बहलोल खां के नेतृत्व में जो प्रताप को घेरने का प्रयास कर रही थी सेना, तो बहलोल खां को घोड़े समेत 2 फाड़ कर दिया, ठीक है। इन्होंने मौका देखा था कि भाई चेतक घायल है तो चलो कुछ कर लेते हैं, जबकि चेतक पहुंच जाता है बाद में। झाला बीदा के द्वारा यहाँ राज चिन्ह, अब चूंकि चेतक घायल हो गया तो महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ना था, तो राज चिन्ह दिए गए किसी को, और वो कौन थे, झाला बीदा के द्वारा, ठीक है, झाला बीदा के द्वारा यहाँ राज चिन्ह धारण किए गए तथा प्रताप को सुरक्षित युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया। अब एक बलीचा नामक जगह है, मैंने आपको बताया था चेतक के बारे में बात आएगी, बलीचा नामक स्थान पर चेतक का देहांत हो जाता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सच में घोड़े हाथी सबका नाम इंपॉर्टेंट है इस युद्ध में, और बहुत बार आया है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से आज ही आपको कह रहा हूँ, ये सब कुछ आया हुआ है। मैं बिल्कुल मन से जोड़ करके आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं कहूँगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए आपको नहीं कहूँगा, कथाएं अपनी जगह है, लेकिन जो बात है वो इंपॉर्टेंट है। तो बलीचा नामक स्थान पर क्या है, समाधि है, किसकी, चेतक की। अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति के अनुसार महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी बलीचा में मिला। समझ गए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि शक्ति सिंह जो था उसी ने सूचना दी थी महाराणा प्रताप को कि अकबर जो है कुछ कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है, तो आप सचेत रहें। तो बलीचा के अंदर ही शक्ति सिंह भी जाकर के महाराणा प्रताप से मिलते हैं, जबकि जगमाल नहीं मिलते हैं। दोपहर बाद मुगल सैनिक रक्त तलाई नामक स्थान पर एकत्रित हुए। मुगल सैनिक कहाँ पर हुए, रक्त तलाई, रक्त रंजित है ही, तो रक्त तलाई पर एकत्रित हुए। और क्योंकि आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा मतलब युद्ध में सब कुछ प्राण न्यौछावर कर दो, अब ये धर्म का नाम पर लड़ा गया युद्ध है, अगर हम ना बचे तो क्या होगा, मतलब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा। और धर्म के नाम पर आपको इतना उत्तेजित कर दिया जाता है कि आपको सही और गलत सोचने का फैसला नहीं कर पाते हो आप। जिहाद का नारा दिया तथा मेहराब खान ने अकबर के आने की अफवाह फैला दी। देखिए क्या हुआ था कि सेना जैसे ही वार हुआ तो सेना इतर बितर होने लग गई। तितर बितर होने के कारण जो सैनिकों का मनोबल टूट गया कि भाई अब तो मरे मरे मरे। लेकिन 2 बातें हुई, आसफ खान ने क्या बोला, जिहाद, ठीक है, ये धर्म के लिए है। और मेहराब खान ने क्या बोला, अकबर आ रहे हैं, अकबर आ रहे हैं, अकबर आ रहे हैं, अकबर आ रहे हैं। जैसे ही सुना सबने सैनिकों ने तो भाई डर गए कि अरे राजा आ रहा है, और दूसरा मनोबल बढ़ गया, अरे राजा आ रहा है तो लड़ जाना है राजा के लिए, तो भागने का कोई चांस ही नहीं था। तो वापस से सेना एकत्रित हुई, ठीक है, कहाँ पे, रक्त तलाई के अंदर। हकीम खां सूरी व झाला बीदा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। देखिए झाला बीदा जिन्होंने राज्य चिन्ह जो थे वो धारण किए हुए थे, वो वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए इस युद्ध में। और हकीम खां सूरी जो कौन सा हरावल भाग का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं। इस युद्ध के मैदान में मेवाड़ की तरफ से लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव व चक्रवाप हाथी थे। देखिए ये 4 हाथियों के नाम हैं जो इस युद्ध में थे मेवाड़ की तरफ से। और मुगलों की तरफ से गजराज, गजमुक्ता व रण मदार नामक हाथी थे, जबकि एक और कौन सा था, मर्दाना भी था, ठीक है। मुगलों की तरफ से यह हाथी थे।
आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं याद रखना, बस मुद्दा ये कि आप मर्दाना का और राम प्रसाद का याद रखें, चेतक जो घोड़ा था उसको याद रखें, बलीचा नामक स्थान को याद रखें, इतना हो जाएगा तो बहुत ठीक है। इस युद्ध की बात करें तो मुगल सैनिकों ने प्रताप के हाथी राम प्रसाद को पकड़ लिया, ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी को पकड़ लिया, देखिए, जो कि एक युद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। अकबर चाहता था इस हाथी को लेना, तथा अकबर ने इसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया। अब देखिए, हमने पहले जालोर का इतिहास पढ़ा, रणथंभौर का पढ़ा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, सिवाना के अंदर भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये जितने भी गढ़ जीते गए, जितने भी किले जीते गए, उनका क्या किया था, जीत करके राजा ने उनका नाम परिवर्तित कर दिया था। आपकी बार आप खुद सोचिए, एक हाथी को पकड़ा और हाथी का नाम जो राम प्रसाद था उसको पीर प्रसाद कर दिया। अरे भाई, फर्क क्या पड़ा? लेकिन ये क्या होता था, ये मेंटेलिटी को दिखाता है कि मतलब अगर हम इस्लामी हैं तो हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करें। देखिए, जैसे मैं ये नहीं कह रहा किसी इस्लाम के लिए मैं बुराई कर रहा हूँ, इसी तरह से जैसे हमारे भी कुछ नेता हैं, वो पुराने जितने भी नाम है ना, उनको सबको बदल करके हिंदुओं के नाम पर कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर। आपको सबको पता होगा, मैं कुछ नहीं, मैं मतलब मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आप करो या मत करो, कुछ भी करो, लेकिन बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है इस सब चीज़ के ऊपर, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक जिले का भी नाम अगर परिवर्तित करते हो तो उसके बाद में जितनी जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं उन सबको चेंज करने में। इसके बाद में आपके घरों के जो पट्टे हैं, आपके पूरे कॉलोनियों के नाम है, सब चीज़ों के अंदर से वो पूरा का पूरा एड्रेस हटाना पड़ता है। पूरा आपको पता है, विश्व पटल पे भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जब आप एक स्थान का नाम चेंज करते हैं। पर ठीक है, नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस युद्ध को सर्वप्रथम हल्दी घाटी का युद्ध कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। देखिए, सर्वप्रथम वह व्यक्ति जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा, तो वह कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड, याद रखेंगे। तथा कर्नल जेम्स टॉड ने ही इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। थर्मोपल्ली क्यों कहा? क्योंकि थर्मोपल्ली नाम से एक युद्ध है, आपने देखा होगा, 300 करके एक मूवी है। इतनी मैं बैठ जाता हूँ, वापस से आपको कहानी सुनाता हूँ। जो 300 मूवी है, उस 300 मूवी में क्या होता है कि सामने से तो एक भयंकर बड़ी सारी सेना है, जबकि दूसरी तरफ जो था ना, वो सिर्फ 300 सैनिक हैं। परंतु व्यू रचना कुछ इस तरह की जाती है कि इन 300 सैनिकों ने अंत तक लड़ाई लड़ी और इतनी भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ी कि लगभग युद्ध जीत ही लिया। ऐसा का ऐसा थर्मोपल्ली नाम दिया गया, किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, हल्दी घाटी के युद्ध को। आप सोचेंगे क्यों दिया गया? इसका कारण भी यही था, जब 4:1 में सैनिक हो, 4 दुश्मन हो और 1 आपका सैनिक हो, तब भी आप दुश्मन को इस तरह से मजबूर कर दो कि उसका निर्णय ही नहीं हो पाए कि जीता कौन और हारा कौन। हालांकि देखा जाए तो जो 1 अनुपात में है, जीता हुआ तो वही है दरअसल, क्योंकि यदि सामने से नुकसान ज्यादा हुआ है तो ऑब्वियसली वो हारे हैं। और यदि आपका अधिकार नहीं हो पाया ढंग से पूरी तरह से, और जो आप चाहते थे, मतलब मुद्दा क्या था इस युद्ध का? बेसिकली इसका युद्ध का मुद्दा था अधीनता स्वीकार करना, महाराणा प्रताप को युद्ध बंदी बना करके अकबर के सामने पेश करना। परंतु ये जो मंशा थी अकबर की, वो पूरी ना हो सकी इस युद्ध के दौरान। और आपको पता है, एक जो यहाँ के सेनापति थे मुगलों की तरफ से, मतलब मान सिंह तो थे प्रमुख, पर साथ में 2-3 और सेनापति थे, अलग अलग भाग का अलग अलग नेतृत्व करता थे। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने, एक तो सेनापति ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में आए नहीं, और उन्होंने क्या कहा, मैं ये युद्ध जरूर लड़ता इस्लाम के नाम पर, परंतु तब जब मानसिंह एक हिंदू जो है वो हमारी सेना का नेतृत्व ना कर रहा होता। एक बात अकबर की सेना से। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है कि एक जो सेनापति थे, अन्य सेनापति, उनको बदायूनी के द्वारा युद्ध के मैदान में ऐसा कहा गया कि सेनापति जी, इस युद्ध में मतलब एक दूसरे से सैनिक इस तरह से मिंगल हो चुके हैं लड़ाई में कि हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये जो सामने वाले राजपूत है वो मेवाड़ी है या फिर राजपूत जो कछवाहा हमारे साथ लड़ रहे हैं वो वाले हैं। तो आपको अचरज होगा ये सुनकर के, मुझे भी होता है, मैं किसी धर्म विशेष की आज टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु उस युद्ध की जो कही गई बातें हैं, जो इतिहास में दर्ज हैं, मैं उन्हीं को सिर्फ कह रहा हूँ। तो उस सेनापति के द्वारा ऐसा कहा गया कि देखिए, मरे चाहे यहाँ के राजपूत चाहे वहां के राजपूत, कोई भी मरे, परंतु आप ये मान के चलिए जीत आज इस्लाम की होगी। जैसा मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया कि जिहाद का नारा दिया गया, ठीक है, एकत्रित किया गया, अकबर के आने की सूचना की गई। तो ये भी एक पहलू था। आप समझिए कि अकबर का जो मुस्लिम सेनापति था उसकी सोच सिर्फ इतनी थी कि मेरी तरफ का राजपूत मरे या सामने से मरे, पर इस्लाम तो जीत रहा है यहाँ पे। जबकि उसने ये नहीं कहा कि इस्लामी सैनिक भी मर जाए तो भी चलेगा, नहीं। अब आप देखिए, अकबर के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और लड़ कौन रहे? राजपूत ही। किससे लड़ रहे हैं? राजपूतों से ही। तो कुछ इस तरह की विडंबना हमारे सामने रही। मान सिंह स्वयं बहुत ही शक्तिशाली एक राजा थे,
परंतु चूंकि इनके वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे अकबर से, बचपन से ये रहे थे, इनको अकबर अपना पुत्र के समान मानते थे, फरजंद की उपाधि दी गई थी इनको, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका उनके प्रति स्वामी भक्ति भी होना लाजमी था। परंतु महाराणा प्रताप दूसरी तरफ ये कहते थे कि भाई आपने तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, तो आप हमसे निम्न हो चुके हो। बहुत सारी चीजें थी, इन सब के लिए हमने पहले बात कर ली है, परंतु आज सच में इंटरेस्टिंग है ये वाला वीडियो। मुझे लगता है कि आपने जो भी पिछले जितने वीडियो देखे होंगे उन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आज आपको आ रहा होगा। एक तो इसका कारण है कि इसमें कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इन स्लाइड्स के अलावा मुझे बतानी है। पहले की जो क्लासेस थी उनके अंदर इतनी सब चीजें थी नहीं कि मैं आपको बताता, तो मैं भी पॉइंट टू पॉइंट चल रहा था, जितना मुझसे हो पाया और जितना मतलब एसेंशियल था आपके लिए इंपॉर्टेंट, उतना मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। देखिए अनिर्णायक क्यों, अभी मैंने आपको बताया अनिर्णायक इसलिए कि निर्णय हो ही नहीं पाया, जीता कौन हारा कौन भाई, क्योंकि जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। कुछ खा लिया जाए एक बार, एक सेकेंड। तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, अब उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे कहेंगे कि भाई जीता या हारा। दूसरा, अभी हमने क्या पढ़ा, हाथियों के नाम इतने सारे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाथियों का युद्ध भी कहा गया। बदायूनी जो लिखने के लिए आया था, इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। क्यों? क्योंकि गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच है। अबुल फजल ने क्या बोला, खमनोर का युद्ध है। दो लेखक, दोनों ने अलग अलग नाम बताया। एक बार रुकिएगा, तो ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिए इसे। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध को ही हाथियों का युद्ध व अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और बनास का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि बनास नदी वाला क्षेत्र उस तरफ पड़ता है। युद्ध समाप्ति के बाद मुगल सेना ने गोगुंदा तक मेवाड़ की सेना का पीछा किया। देखिए, गोगुंदा तक मेवाड़ की सेना का पीछा किया, परंतु वे प्रताप को अधीन लाने में असफल रहे। यही एक कारण था, असफल रहने की वजह से इसे अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। अगर अधीनता स्वीकार कर लाते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, पकड़ नहीं पाए। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की वास्तविक स्थिति की जांच हेतु महमूद खां को मेवाड़ भेजा था कि भाई वास्तविक स्थिति है क्या, तो महमूद खां को भेजा। महमूद खां और बदायूनी के द्वारा इस युद्ध की रिपोर्ट अकबर को सौंपी गई। बदायूनी चूंकि पहले से था और महमूद खां जो था वो बाद में गया, तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। आगे, हल्दी घाटी युद्ध में असफल होने पर अकबर ने मान सिंह व आसफ खां के दरबार में प्रवेश पर रोक लगा दी। देखिए इंपॉर्टेंट, असफल हुए दोनों जने, तो अकबर ने इसके आक्रोश में आकर, क्योंकि अकबर का दिमाग खराब हो गया कि भाई एक राजा इस तरह से कैसे कर सकता है मेरे साथ में, और मान सिंह को और आसफ खां को भेजा था फिर भी युद्ध बंदी नहीं बना के ला पाए, तो इनको इनके दरबार में प्रवेश पर रोक लगा दी। अब हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का इलाज कोल्यारी नामक स्थान पर करवाया। जो सैनिक घायल हो गए उनका इलाज कोल्यारी में करवाया और कोल्यारी के पास स्थित आवरगढ़ को अपना केंद्र स्थापित किया। कोल्यारी एक स्थान है, उसके पास में आवरगढ़ को अपना केंद्र स्थापित किया, जिसे कुछ समय बाद ये कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, बाद में कुंभलगढ़। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। पर ये भी नहीं पूछता है कि उनका दरबार पर प्रवेश किस किस का बन गया, ऐसा कभी नहीं पूछता है। पर हाँ ठीक है, आपको याद रखने के लिए। मेरे को नहीं लगता कि इससे पहले आपको हल्दीघाटी युद्ध के बारे में इतनी सारी बातें किसी ने कही होगी, कहीं पर भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ये वाली क्लास अगर यूट्यूब पे आए तो बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको, पर ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली तथा स्वभूमि ध्वंस नीति को अपनाया, ठीक है। स्वभूमि ध्वंस को अंग्रेजी में बहुत अच्छा सा नाम कहते हैं इसके लिए, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ, सेल्फ डिमोलिशन बोलते हैं। देखो क्या हुआ था, इसके लिए भी एक कहानी है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार, हाँ छापामार युद्ध प्रणाली। देखिए भील जो थे ना, वहाँ पे भील जो थे छुप करके प्रहार करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे, तो उनसे इन्होंने सहायता ली। और महाराणा प्रताप को जैसे शक्ति सिंह ने आकर के बताया कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, तो महाराणा प्रताप ने पहले ही तैयारी कर ली कि भैया अपन को अब क्या करना है, ये काम करना ही करना है, युद्ध की तैयारी। तो इन्होंने क्या किया कि अकबर की सेना जब आए तो ऐसा ना हो कि इनको हमारे जो उपजाऊ क्षेत्र है उसमें से खाने पीने का सामान और ये जो जनता है ना उनसे सपोर्ट मिले, तो इन्होंने क्या किया, जो उपजाऊ मैदान था, उपजाऊ क्षेत्र था, उसको पूरा एक तो खाली करवा दिया बीच में से फिक्स, जिस रास्ते से उनको आना था सेना को।
दूसरा वहां के जितने भी लोकल्स थे उनको सबको दूसरी जगह स्थापित करवा दिया, घर बार शिफ्ट करवा दिए और बिल्कुल सपाट करवा दिया ताकि युद्ध आराम से लड़ा जा सके और किसी भी तरह का राशन वगैरह जो था ना वो अवेलेबल ना हो पाए इनको। तो ऐसा किया, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्वभूमि ध्वंस नीति को अपनाया इन्होंने, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब अपनी ही भूमि को खुद उसको उजाड़ देना, मतलब एक उपजाऊ भूमि जहाँ पे खेती वेती हो रही है उसको बिल्कुल उजाड़ दिया इन्होंने। फिर 1578 ईस्वी में भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने अपनी संपत्ति सौंपकर महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की। देखिए महाराणा प्रताप क्या हुआ इस युद्ध में, अनिर्णायक तो रहा, अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो फिर ये चले गए गोगुंदा के जंगलों में आगे। जब ये वहां जाते हैं तो यहाँ पर दो भामाशाह आते हैं। भामाशाह का मतलब जो अपनी भूमि नहीं सॉरी अपना पैसा अपनी तरफ से जो भी सहायता होती है वो देते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे देते हैं, उनको भामाशाह कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में भामाशाह योजना भी चल रही है, ठीक है। तो भामाशाह उनके भाई ताराचंद ने अपनी संपत्ति भामाशाह व उनके भाई भामाशाह थे एक तो, और उनके भाई ताराचंद ने अपनी संपत्ति सौंपकर महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की। अतः भामाशाह को मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता है। देखिए उद्धारक, पहला उद्धारक किसे कहा जाता है, हमीर सिसोदिया को। हमीर सिंह सिसोदिया ने, आपको याद होगा 1326 के अंदर मेवाड़ का उद्धारक कहलाए वो। और दूसरे जो उद्धारक थे वो कौन कहलाए, भामाशाह। आप याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भामाशाह कब आएंगे, ये भामाशाह हल्दीघाटी युद्ध के बाद आएंगे। और क्यों इन्हें कहा गया उद्धारक, क्योंकि इन्होंने आर्थिक रूप से सहायता की थी महाराणा प्रताप की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, अकबर ने 1577 व 1578 व 1579 में शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सैन्य अभियान भेजा। वापस से 3 बार अभियान भेजा गया छोटे रूप के अंदर कि भाई अब की बार पकड़ लो, क्योंकि सेना तो थी नहीं उनके पास में महाराणा प्रताप के पास। इस बार शाहबाज खान ने 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया किसने, शाहबाज ने। परंतु वह प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा, परंतु प्रताप को बंदी नहीं बना पाए, वापस से असफल हो गए। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान हेतु सेना भेजी, परंतु यह भी प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने व बंदी बनाने में असफल रहे। आपको दोनों याद रखने हैं। पहला नाम कौन आएगा, शाहबाज खां, 3 बार भेजा गया, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, परंतु प्रताप से अधीनता स्वीकार नहीं कर पाए और स्वीकार क्या, उनको पकड़ ही नहीं पाए। दूसरा भेजा अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी पुत्र के ही समान थे, ठीक है, अकबर के। उन्होंने उनको भेजा परंतु वो भी बंदी बनाने और अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अति विशिष्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको हम पढ़ रहे हैं आज। अच्छा, अब आता है दिवेर का युद्ध। देखिए ये हल्दीघाटी युद्ध को हम पूरा पढ़ चुके हैं, अभी आता है दिवेर का युद्ध। अब दिवेर का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखिए वो इसलिए होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, दिवेर का जो युद्ध है उसे हम बोलते हैं कि भाई मेवाड़ का मैराथन, नहीं मेवाड़ का थर्मोपल्ली पढ़ा था अपन ने, है ना। और अब पढ़ेंगे हम मेवाड़ का मैराथन। ये दिवेर जो है इसमें भी युद्ध होता है और ये युद्ध एक तरह से क्या होता है, पुनः अपने जो खोए हुए क्षेत्र को वापस प्राप्त करने के लिए महाराणा प्रताप का एक प्रयास मात्र कह सकते हो आप इसे। 1582 ईस्वी की बात आती है, भामाशाह से, भामाशाह, ठीक है, इसको भामाशाह कर लीजिए आप। भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त कर प्रताप ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया। देखिए सेना के लिए खाना दाना सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है। तो पैसा मिला भामाशाह से, उन्होंने सेना पुनः संगठित कर ली। 1582 ईस्वी में अमर सिंह नहीं है, अमर सिंह है, अमर सिंह प्रथम के नेतृत्व में दिवेर राजसमंद पर आक्रमण किया गया, जो मुगलों का प्रमुख केंद्र था। दिवेर मुगलों का एक प्रमुख केंद्र था, इस पर आक्रमण करवाया जाता है किसके द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा। किसे भेजा गया, अमर सिंह को भेजा गया। यहाँ का गवर्नर अकबर का चाचा सुल्तान खां था, जो इस युद्ध में मारा गया। सुल्तान खां क्या हुआ, अकबर का चाचा था और इस युद्ध में मारा जाता है, अर्थात इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजय रहे। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा क्या कहा गया, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। मेवाड़ का मैराथन क्यों, मैराथन का मतलब आप दौड़ते हैं, लंबा दौड़ते हैं और जीतने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। हारी हुई बाजी को भी अपना बनाने के लिए दौड़ते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, आप अपने जो क्या कहते हैं उसको, संयम को, अपने नियंत्रण को जांचते हैं मैराथन के द्वारा। तो मैराथन कहा गया इसे क्योंकि इस युद्ध के द्वारा एक तरह से हारी हुई बाजी को वापस अपने नाम करने की मंशा जो है वो प्रतीत होती है। नेक्स्ट चलते हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में क्या कहा गया है कि 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड उदयपुर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। दिवेर पर अधिकार करने के बाद में चावंड पर अधिकार किया तथा इसे अपनी नई राजधानी बनाया। देखिए हमने पहले नागदा पढ़ा था, ठीक है, हमने उसके बाद में मेवाड़ पढ़ा और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राजधानी किसे बनाया, चावंड को। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को राजधानी बनाई, तो क्वेश्चन क्या बनता है, चावंड को राजधानी किसने बनाया, महाराणा प्रताप ने।
चावंड राजधानी कब बनी? 1585 में। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप के द्वारा उदयपुर के किस क्षेत्र को राजधानी बनाया गया? चावंड को। ये 3 सवाल है, तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर ही है। प्रताप अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष यहीं पर रहे। कहाँ पर रहे? चावंड में रहे। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में राजधानी चावंड में ही प्रताप का देहांत हो गया, ठीक है। प्रताप का देहांत कहाँ हुआ? चावंड में। इनका दाह संस्कार बांडोली में किया गया, जहाँ इनकी 8 खंभों की छतरी है। आपसे पूछ ले, निधन तो कहाँ हुआ? चावंड में, परंतु 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो वो बनी हुई है बांडोली के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी महाराणा प्रताप की जयंती भी थी कुछ ही समय पहले, ठीक है। प्रताप के देहांत की खबर अकबर को दुरसा आडा के द्वारा बताई गई थी। दुरसा आडा जो थे, उन्होंने प्रताप के देहांत की खबर बताई। चक्रपाणी मिश्र प्रताप के दरबारी विद्वान थे, जिनके द्वारा मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, व्यवहार आदर्श व राज्याभिषेक पद्धति नामक ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। किसके द्वारा लिखे गए? किसके द्वारा? चक्रपाणी मिश्र के द्वारा, ठीक है। तो ये जो बातें थी, ये हमने आज हल्दी घाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ी। महाराणा प्रताप एक बहुत ही प्रतापी, जैसा कि नाम है वैसा ही इनका काम था। महाराणा प्रताप बहुत ही प्रतापी शासक थे। इन्हें सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, भारत के सभी राज्यों के अंदर अपने जो इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उसके अंदर सम्मिलित किया गया है। इनके बारे में पढ़ें तो आप ये मान के चलिए कि आपको खुद को आज अच्छा फील लगा होगा, और मुझे खुद को पढ़ाते हुए भी बहुत अच्छा फील हुआ कि इस तरह के राजा थे। सोचिए, एक व्यक्ति और घोड़ा दोनों का 2 फाड़ कर दें एक ही तलवार के वार से। आज तो जबकि किसी आदमी की गर्दन मत काट देना, कोई भी गर्दन वर्दन नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जीव हत्या ही गलत है, परंतु फिर भी अगर मतलब गधा भी मारते हैं आप, कुछ भी काटते हैं, तो वो नहीं काटा जाता एक वार के अंदर, बहुत मुश्किल होता है। और इन्होंने उस समय इतना, इनमें जो था ना, यश था, बल था इनका इस तरह का। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए, मुझे खुद को बहुत मज़ा आया आज पढ़ा करके, आप सभी लोगों को ये सारी नॉलेज जो थी मेरे पास वो शेयर करके। आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, आगे भी अपने नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। कुछ चीज़ें जिनको मैंने आपको दोबारा से लिखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा ही है, थोड़ा नीचे बैठ गया, थोड़ा बैक पेन था इस वजह से, तो आप उसको थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। आप अपनी स्टडी जारी रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपके लिए दूसरी क्लास लेकर के आऊँ, और कोशिश क्या करना ही है मुझे तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और हमारी जो है ना मेहनत इसी तरह से चल रही है कि हम शायद नेक्स्ट मंथ मिड के अंदर आपका कोर्स जो है पूरा का पूरा ख़त्म कर दें, और उसके बाद में हम क्या करें कि आपके रिवीजन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो आप लगे रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और इसी के साथ धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा।